Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of June 2020, Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, this is your Monday morning reminder. You are capable of anything you are willing to work for. You could change your life today. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Blanket loan recast may off the table. Blanket loan recast may be off the table. As we have discussed before 2 or 3 days that RBI or Finance Ministry is considering the one-time loan restructuring scheme. But on Friday there was no decision taken on one-time loan structuring scheme by RBI under the Central Board meeting. So now what is the take of RBI on it? RBI is saying that RBI is still considering one-time loan restructuring process, but that may not be blanket relaxation for all sectors. Blanket relaxation for all sectors means कि जो भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस होगी वो सारे सेक्टर्स के लोन पर इक्वली एप्लीकेबल नहीं होगी. ऐसे ही सेक्टर जो कि कोविड-19 इंड्यूस स्ट्रेस से अफेक्टेड हुए हैं या कोविड-19 इंड्यूस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से अफेक्ट हुए हैं, केवल उन्हीं सेक्टर के उन्हीं कंपनीज के उन्हीं लोन को रिलैक्सेशन मिलेगा अंडर वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि आरबीआई ये कहना चाह रही है कि अगर आपकी कंपनी प्रीवियसली अफेक्टेड थी या प्रीवियसली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में थी या आपकी इंडस्ट्री कोविड-19 से पहले ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में थी बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स नॉट कोविड-19, तो उन सारे सेक्टर्स पर जो भी लोन है उस पर वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी या उनको वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम के अंडर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा. इट मीन्स फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स, borrowers have to prove that their company is actually suffering from COVID-19 induced economic meltdown. And so from that point of view, aviation, hospitality and retail sectors are expected to covered under one time loan restructuring process. मतलब एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से, केवल उन्हीं सेक्टर पर ये वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम का प्रोसेस या स्कीम एप्लीकेबल करी जाएगी. ऐसे सेक्टर जो कि कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक के पहले से ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में थे या बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स वो कोविड-19 से पहले भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में थे, उनको इस पर्टिकुलर स्कीम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया जाएगा. जैसे कि रियलिटी, स्टील, पावर, टेलीकॉम प्लेयर्स, ये जो कि ऑलरेडी कोविड-19 इनका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जो इनका लिक्विडिटी या कैश की जो प्रॉब्लम है वो कोविड-19 से पहले ही थी. इट मीन्स उसका रीज़न कोविड-19 नहीं है, उसका रीज़न कुछ अदर या सर्टन अदर फैक्टर्स हैं. मे बी देयर इनएफिशिएंसी, मे बी देयर रॉन्ग स्ट्रैटेजी, मे बी देयर रॉन्ग पॉलिसी. तो उन सारे सेक्टर्स को इस वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में नहीं रखा जाएगा. It may have to be established that the stress is due to the pandemic, otherwise it runs the risk of being misused. जो आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके जो पर्टिकुलर कंपनी में जो लोन डिफॉल्ट की कंडीशन आई है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन आई है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड-19. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वो सारे सेक्टर्स, वो सारे लोन जो पहले से ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे, जो पहले से ही लॉस में एंटिटीज चल रही थी, अपना लोन पे नहीं कर पा रही थी, पहले ही कोविड के पहले ही वो एंटिटीज या वो लोन एनपीए की में आ रहे थे, वो भी इस स्कीम के अंडर आ जाएंगे. तो सारे सेक्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा. कुछ कंपनीज उस कोविड-19 इंड्यूस स्ट्रेस को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगी अपने प्रीवियस जो एनपीएज हैं उनको रीस्ट्रक्चर करवाने के लिए. अब बैंक्स भी, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी इस वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को मिसयूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर बुक्स. जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2018
2008 में हुआ था कि जब आरबीआई ने वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस लाई थी 2008 में आफ्टर लेमन ब्रदर क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन। तो उसके बाद कई सारे बैंक्स ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन स्टार्ट कर दी थी। अपने बहुत सारे जो लोन्स थे, जो एनपीए थे एक्चुअली, उनको बार बार रीस्ट्रक्चर करके उनको बुक में स्टैंडर्ड लोन के फॉर्मेट में दिखा रहे थे, जिससे कि बैंक्स की जो रियल हेल्थ थी, रियल फाइनेंशियल हेल्थ, वो डिपिक्ट नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू अप्लाई करना पड़ा था 6 years के बाद में, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस एवरग्रीनिंग ऑफ लोन सिचुएशन। तो इस बार आरबीआई नहीं चाहता कि इस बार अगर आरबीआई कोई वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर के आता है तो फिर से कॉमर्शियल बैंक्स उसको मिसयूज करें, जो कंपनीज ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रही थी वो उसको मिसयूज करें। इसलिए इस बार सर्टेन क्लॉज के साथ ही वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस आएगी, अगर आती है तो। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू, जिसको AQR भी बोलते हैं। बेसिकली जो बैंकिंग या सेबी इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, AQR रिव्यू क्या होता है। बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हमारे, उस फाइनेंशियल सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बोला जाए बैंकिंग सेक्टर जो 2 मेजर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है इस समय, दैट इज एनपीए। पहला तो एनपीए है, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्कफोर्स के ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर सफ़र करता है। अभी हम यहाँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ एनपीए का डिस्कशन करते हैं। तो बहुत टाइम से फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली बैंकिंग में, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, उनका एनपीए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसीलिए आरबीआई टाइम टू टाइम इन जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, इनकी एसेट क्वालिटी को रिव्यू करता रहता है, इनकी एसेट क्वालिटी को एग्जामिन करता रहता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, अपने एनपीए को जानबूझकर कम दिखा रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव द गुड आउटलुक टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि कई बार बैंक्स ऐसा करते हैं कि ऐसे लोन जो कि ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से स्टैंडर्ड असेट की कैटेगराइजेशन में दिखा देते हैं, जिससे कि उनका जो एनुअल रिपोर्ट है, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो उनका फाइनेंशियल बुक है, वो अच्छी दिखती रहे। इसीलिए कई बार आरबीआई जो होता है वो इस तरह के इंस्पेक्शन करता रहता है। जनरली आरबीआई एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करता है, जिसको एएफआई भी बोलते हैं, जो एनुअली आरबीआई करता है इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एवरी बैंक एनुअली। नाम से लग रहा है एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, ये आरबीआई करता है। बट 2008 में क्या हुआ, जब आरबीआई ने वन लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस लाई, तो उसके बाद देखा कि बैंक्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली कई सारे लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको स्टैंडर्ड लोन में दिखा रहे हैं। इंटेंशनली जो ऐसे लोन्स या ऐसे असेट्स बैंक के जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, उनको स्टैंडर्ड असेट्स के क्लासिफिकेशन में दिखा करके अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसीलिए 2015 में बैंक्स ने रैंडमली कुछ बैंक्स को सेलेक्ट किया और उनके बैलेंस शीट का रैंडम इंस्पेक्शन किया इन ऑर्डर टू actually review the asset quality of that particular bank, and the report that has been published after this random inspection of selected banks and their balance sheet, that report is called as asset quality review, AQR. So the AQR is the result of asset quality inspection by RBI on commercial bank. And the basic feature of AQR is that it may not be periodic, just like annual financial inspection, जो कि हमारा periodic होता है. Asset quality review is not periodic, it is a random check that actually RBI do on commercial bank in order to control the evergreening of loans. So why AQR become necessary? Because RBI had a strong notion that some banks are under-reporting their NPAs. Asset classification practices are not up to the mark, and several banks have resorted to evergreening of accounts. और उसी एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ बैड लोन का क्लासिफिकेशन को रोकने के लिए आरबीआई ये रैंडम चेक करता है। तो ये याद रखेंगे, AQR जो होता है वो रैंडम चेकिंग होती है, इट्स नॉट एनुअल, नॉट पीरियोडिक चेकिंग। और पहली बार आरबीआई ने ये स्पेशल इंस्पेक्शन कब किया था? अगस्त टू नवंबर 2015 में किया था। सैंपल साइज ऑफ लोन वर
bigger during that exercise. After AQR, banks were given 2 quarters to complete their asset qualification, and RBI later reveals that AQR will not be made annual or a frequent exercise. तो AQR is a random exercise. Random होता है, बैंक्स को पता नहीं होता कि कब RBI उनका AQR से AQR मांग ले या उनका asset quality review कर ले. इससे क्या होता है, इससे आरबीआई को टाइट कंट्रोल करने में बैंक्स पर ज़्यादा हेल्प करती है कि जो बैंक एवरग्रीनिंग करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर देते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ बैड लोन करते हैं, ये सारी प्रोसेस को रोका जा सकता है, चेक किया जा सकता है. तो इस बार आरबीआई किसी भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लाने से पहले इस बात को बहुत क्लियर करेगा कि बैंक्स ये एवरग्रीनिंग के प्रोसेस को मिसयूज ना करें. तो हो सकता है AQR आपको फिर से देखने को मिले, और कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनको इस असेट या लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस से एग्जाम कर दिया जाएगा, या उनको ये स्कीम नहीं दी जाएगी, उनको उस स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. क्योंकि आरबीआई को क्लियरली पता है, आरबीआई इवन एवरी इकोनॉमिक एजेंट नो दैट पर्टिकुलर सेक्टर्स आर previously affected by the financial distress condition. Their financial distress कंडीशन और सिचुएशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड-19. जैसा कि हमारा ऑटोमोबाइल हो गया, रियलिटी, स्टेट पावर, ये पहले से ही सिक चल रहे हैं, इसमें एंड कोविड-19 का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है. और जो मैक्सिमम सेक्टर जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं और पहले ठीक ठाक चल रहे थे, उसमें एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल. तो ऐसा कहा जा रहा है कि एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में जो बोरोवर्स हैं, उनके लिए ये वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम लाई जा सकती है. हालांकि जो भी स्कीम लाई जाएगी उसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में प्रॉपर नेगोशिएशन होगा कि किस सेक्टर को एक्सक्लूड किया जाए, किस सेक्टर को इंक्लूड किया जाए. एंड मेजर जो कट ऑफ डेट रखी जाएगी इन ऑर्डर टू प्रूव कि हमारा जो लोन है वो कोविड-19 की वजह से ही अफेक्ट हुआ है, वो मार्च 25 रखी जाएगी. मार्च 25 के बाद की सिचुएशन को चेक किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिलेट की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन बोरोवर के पास आई है वो कोविड-19 की वजह से ही आई है. मार्च 25 से पहले की जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन रही है, आरबीआई उसको कोविड-19 की वजह से नहीं मान रहा है. तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. और जिसने भी आरबीआई या जो भी अदर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट लाइकली इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करेगी आरबीआई से अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि क्वार्टर 1 निकल चुका है इस फाइनेंशियल ईयर 21 का, और क्वार्टर 1 के बाद एक्चुअल इम्पैक्ट कोविड-19 जो इंड्यूस इकोनॉमिक शटडाउन हुआ था, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट अब आना शुरू हुआ है. अब उसकी क्लियर पिक्चर आ रही कि व्हाट वाज द एक्सटेंट एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक इस आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को यूज करेगी इन ऑर्डर टू फिल अप इट्स कॉफर एंड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज इट्स फिस्कल डेफिसिट. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फाइनेंशियल मेल्टडाउन की कंडीशन में जो कि कोविड-19 की वजह से आया है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बहुत ज़्यादा फॉल किया है और एक्सपेंडिचर स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा या एरिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जिसकी वजह से इस बार का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो गवर्नमेंट का बहुत बढ़ गया है. अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कोई मोनेटाइजेशन की प्रोसेस नहीं करी थी इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, बट अब H2 financial year 21 में गवर्नमेंट इज गोइंग टू डायरेक्टली मोनेटाइज इट्स fiscal deficit from RBI. A final decision will be taken before the borrowing calendar for October 2020. March 21 is announced in the late September. और जैसा कि हम सभी को पता है कि RBI ने, सेंट्रल बैंक ने या यूनियन बैंक ऑफ या यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर का अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, जो बोरोइंग का टारगेट था, जो उसको रिवाइज किया था. बजट में वो 7.8 ट्रिलियन का टारगेट रखा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट मैक्सिमम 7.8 ट्रिलियन बोरोइंग करेगी आरबीआई से. लेकिन कोविड-19 के बाद इस बोरोइंग प्रोग्राम की जो लिमिट है वो बढ़ा करके 12 ट्रिलियन कर दी गई. तो अब एक्सपर्ट का, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो इन सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21. और ये जो
मोनेटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट, इसका फाइनल डिसीजन अक्टूबर या मार्च वाली साइकिल में लिया जाएगा। अक्टूबर तक गवर्नमेंट वेट करेगी क्योंकि अक्टूबर तक H1 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 का, और H2 को फाइनेंस करेगी। H2 मीन्स सेकेंड हाफ को, फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ, उसको उस पीरियड में रीफाइनेंसिंग या मोनेटाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। दैट इज वाई द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बिफोर अक्टूबर। सेंटर में नीड मोर फायर पावर टू बूस्ट इकोनॉमी इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिवेन्यू है वो अभी यूटिलाइजेशन में आ रहा है। सेकेंड हाफ की कंडीशन आते आते बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनका बजट एलोकेशन वो फिनिश हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो उस समय यूनियन गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई हैज बीन इनडायरेक्टली मोनेटाइजिंग थ्रू इंक्रीज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी तक जो आरबीआई कर रहा था वो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर रहा था थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बट सेकेंड हाफ में आरबीआई डायरेक्ट मोनेटाइजिंग करेगा, तो आने वाले टाइम में हमें ये प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। जब आरबीआई डायरेक्टली मोनेटाइज करेगा या गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी, देन वी विल डिस्कस दिस मोनेटाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल। और जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में कितना गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी थी थ्रू बॉन्ड परचेज, और वही फाइनेंशियल ईयर 20 में कितनी बोरोइंग, तो आप देखते हैं ये भी इंक्रीज हो रही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4, लॉन्ग वे टू गो फॉर गुड एंड सिंपल टैक्स। आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये स्पेशल न्यूज़ कवर करी क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का 3 साल कवर कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। तो इस आर्टिकल में बिजनेस स्टैंडर्ड ने बेसिकली रिव्यू किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं कि वो गुड्स जीएसटी जो टैक्स है उस पर क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उस पर उनका क्या टेक है, वो क्या सोचते हैं, जीएसटी इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, या उसमें क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम इसके, क्योंकि 3 साल हो गए तो हो सकता है ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड 5 ऑब्जेक्टिव थे, 5 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थे इस हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को लाने का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म को 2017 में लाने के 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। वो 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन थे? चेकिंग इन्फ्लेशन, ईजिंग ऑफ कॉम्प्लायंस बर्डन, मेकिंग टैक्स इवेजन डिफिकल्ट, बूस्टिंग जीडीपी एंड बॉल्स्टरिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेस। इन 5 ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही ये जीएसटी आया था। चेकिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ईजिंग द कॉम्प्लायंस बर्डन, जो टैक्स कॉम्प्लायंस है उनको उसको आसान कर देना जिससे कि मैक्सिमम टैक्स कॉम्प्लायंस हो। याद हो आपको बताया था मैंने कि जितने भी टैक्स जो स्लैब होंगे कम होंगे, टैक्स रेट कम होते हैं, उतना ही टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ता है। मेकिंग टैक्स इवेजन डिफिकल्ट, जो टैक्स इवेजन पॉलिसी जनरली एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, उसको डिफिकल्ट बनाना कि टैक्स इवेजन पॉसिबल ना हो। जीडीपी बूस्ट करना और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को बढ़ाना। इन 5 ऑब्जेक्टिव्स के लिए जीएसटी लाया गया था, बट मैक्सिमम एक्सपर्ट का ये कहना है कि 3 ऑफ दोज आर ऑन शेकी ग्राउंड। केवल 2 ही अचीव हुए हैं, 2 ही अचीव हो पाए अप टू द एक्सटेंट। 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अभी भी अचीव नहीं हुए हैं। 2 ऑब्जेक्टिव जो कौन थोड़े बहुत अचीव हुए हैं एक्सपर्ट का कहना है, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड कर्बिंग द टैक्स इवेजन। थोड़ा बहुत इनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, बट अदर 3 आर नॉट actually entirely belied. Even maximum experts are saying that the Prime Minister's dream of making it good and simple tax is not yet achieved. जीएसटी इज स्टिल अ वेरी कॉम्प्लेक्स टैक्स। जीएसटी को लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि टैक्सेशन प्रोसेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोसेस है उसको ईजी बना दिया जाए, सिंपल बना दिया जाए। जिस सिंपल होगी तो मैक्सिमम जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी टैक्स के प्रोसेस में आएगा, टैक्स कॉम्प्लायंस में आएगा, और ऐसे इंडिविजुअल जिनको टैक्सेशन समझ नहीं आता वो भी टैक्स भरेंगे क्योंकि ईजी प्रोसेस होगी। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है इट इज़ नॉट सो कॉल्ड ईजी, देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस। 500 बार तो आपने टैक्स स्लैब्स को चेंज किया है, कई बार आइटम इधर से उधर किए हैं। जीएसटी फाइलिंग की जो मैकेनिज्म है, आईटी मैकेनिज्म, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इन सब रीज़न की वजह से जीएसटी अभी भी गुड एंड सिंपल टैक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, इसका सिंप्लीफिकेशन टैक्सेशन का नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से टैक्स कॉम्प्लायंस भी बड़ा नहीं है।
और अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बात करें तो गवर्नमेंट रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं। इवन इतना श्रिंक कर गए हैं कि जीएसटी काउंसिल को अब मार्केट बारोइंग के बारे में भी सोचना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट। जो प्रॉमिस किया था 3 साल के लिए कि स्टेट को कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कि 3 साल तक अगर स्टेट्स के रिवेन्यू को लॉस होता है तो जीएसटी काउंसिल विल कॉम्पनसेट। जीएसटी काउंसिल मीन सेंटर विल कॉम्पनसेट। तो उसके लिए अब जीएसटी काउंसिल को मार्केट बोरोइंग करनी पड़ रही है। 500 बार आपने रेट्स को चेंज किया है। इतनी सारी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल टैक्स रेट सिस्टम, कभी आप 5 कर देते हैं, कभी 0, 12, 13, 18, बहुत सारे टैक्स रेट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल रीज़न था, ऑब्जेक्टिव था जीएसटी को लाने का, वो फुलफिल नहीं हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट पर डिफरेंट एक्सपर्ट पर इसका डिफरेंट व्यू है। कुछ कहते हैं कि जीएसटी ने अभी जितना उसको अचीव करना चाहिए था 3 साल के ड्यूरेशन में, उतना अचीव उसने किया है, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर एक्चुअल रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट को उन एरियाज पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पर एक्सपोर्ट का ये कहना है कि रिजोल्यूशन की ज़रूरत है या उस एरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो कुछ एरियाज जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, जो जीएसटी हमारा नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं। कई कई बार ऐसा होता है कि स्टक कर जाता है, बीच में एरर्स आ जाते हैं, बगिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली। रैशनलाइजेशन ऑफ मल्टीपल जीएसटी स्लैब्स एंड रेट, अभी भी जीएसटी स्लैब जो रेट्स हैं वो उनका जो स्लैब बनाया गया है वो रैशनलाइज नहीं है। देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग इट। Easing the compliance burden, reworking on the compensation mechanism for state. All these areas are still required changes or rectification by Government of India if Government of India wants to make GST a सक्सेसफुल वेंचर। हालांकि इस पर भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम बात करें एमएस मनी जो डेलॉयट के पार्टनर है, उनका कहना है कि देर आर सेवरल कॉम्प्लिकेशन जो पहले एग्जिस्ट करते थे, बट जीएसटी की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस रिमूव हो गए हैं। अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग व्यू है, आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। रीडिंग इज मैंडेटरी, क्योंकि हर एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो बाकी डिटेल आप आर्टिकल से पढ़ सकते हैं या जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है उससे आप रीड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. S&P moves unlikely to hit Axis Bank, Bajaj Finance much. स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस का जो रेटिंग है वो डिक्रीज करके 1 नॉच डिक्रीज करके BB प्लस कर दिया। एंड BB प्लस कैटेगरी इज अ जंग कैटेगरी और इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो अब जिसकी वजह से एक्सिस और बजाज फाइनेंस का जो असेट क्वालिटी है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो रिड्यूस करेगी या उसकी इमेज जो है वो रिड्यूस करेगी। एक्सिस बैंक का और बजाज फाइनेंस का बिजनेस भी उससे अफेक्ट होगा। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि चूंकि एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस बैंक का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर बहुत कम है, मैक्सिमम बिजनेस इनका इंडिया के डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट से 90% जो बिजनेस है एक्सिस और बजाज फाइनेंस का वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट से है, डोमेस्टिक मार्केट से है। तो S&P ने जो ये रेटिंग डिग्रेड करी है BB प्लस तक, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सिस बैंक या बजाज फाइनेंस की असेट क्वालिटी पर या क्रेडिट कॉस्ट पर। फिर भी कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दो द डिक्रीज इन द रेटिंग स्केल और रेटिंग इंडेक्स ऑफ एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस may have the sentimental impact in the domestic market। अब चूंकि S&P बहुत ही रेप्यूटेड ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, अगर उसने किसी कंपनी, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, किसी बैंक का रेटिंग गिराया है, रेटिंग इंडेक्स गिराई है या उसको बिलो रेटिंग कैटेगरी में डाला है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। हाँ, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है नहीं, जनरली S&P की रेटिंग से इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब चूंकि एक्सिस बैंक और बजाज के साथ ज़्यादातर इनका बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस से इनका कोई लेना देना है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनकी एसेट क्वालिटी या क्रेडिट कॉस्ट पर। बट अब चूंकि S&P एक रेप्यूट एजेंसी है, तो उसने अगर ग्रेडिंग डिग्रेड करी है
तो इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट पर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस में या इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट कॉस्ट में या असेट क्वालिटी में भी डिग्रेडेशन देखा जा सकता है। एस&पी ने बेसिकली जो रीज़न दिया है वो रीज़न कोविड-19 ही दिया है। कहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आर एट अ वेरी ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर एट अ वेरी हायर रिस्क और द पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की वजह से एक्सिस बैंक और जो बजाज फाइनेंस बैंक हैं ये बहुत हायर और पोटेंशियल रिस्क डिफॉल्ट के रिस्क पर है। एज पर द एस&पी दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी डिफॉल्टेड इन फ्यूचर। अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू रही तो इन दोनों ही कंपनीज को अपनी असेट क्वालिटी अपनी क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और इसीलिए ये दोनों कंपनी एक ऐसे पोटेंशियल डिफॉल्ट के रिस्क पर हैं। दैट इज व्हाई their investment category has been degraded to BB plus and that is junk category. So in the world of S&P, in our base case, we believe Bajaj Finance asset quality and credit cost will deteriorate over next 12 months. We lowered our rating on Axis to reflect our expectation that heightened economic risk facing India's banking system will affect the bank's assets quality and financial performance. तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही प्राइवेट बैंक हैं, इसीलिए प्रॉबेबली इनकी इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग इमीडिएटली बिलो कर दी गई। जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया उनके साथ गवर्नमेंट बैकिंग होती है, इसीलिए बहुत जल्दी उनकी ग्रेडिंग जो रेटिंग होती है वो डिग्रेड नहीं करती हैं ये रेटिंग एजेंसीज। प्राइवेट की सबसे पहले होती है क्योंकि उनके पीछे कोई भी गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती। तो अगर ये डिफॉल्ट होंगे तो इमीडिएटली डिफॉल्ट होंगे, इनके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी। बट अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट की स्टेज पर आता है या कैटेगरी पर आता है तो इमीडिएटली जो बैंक जो गवर्नमेंट होती है वो रश अप होती है उसको रिकवर करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए। हालांकि इस जो रेटिंग डाउनग्रेड किया है एस&पी पे, इस पे एक्सिस बैंक का ये कहना है कि मैक्सिमम जो डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सिस बैंक के उसको क्रिसिल, केयर, इकरा और इंडिया रेटिंग्स ने AAA की कैटेगरी में डाला है। तो एस&पी ने जो रेटिंग डाली है BB प्लस की या जंग कैटेगरी एक्सिस बैंक को दी है उसका एक्सिस बैंक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। द रेटिंग चेंजेस बाय एस&पी हैज़ नो बेयरिंग ऑन इंडिया ऑपरेशन ऑफ द बैंक एंड दैट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ आवर एसेट्स। तो एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस का दोनों का एक्सिस बैंक का बेसिकली ये टेक है और बजाज फाइनेंस ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है क्योंकि एज पर बजाज फाइनेंस दे से एज देयर पॉलिसी दे कैन नॉट कमेंट ऑन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हालांकि एक्सिस बैंक ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस रेटिंग ऑफ एस&पी। फिर भी एक्सपर्ट का ये कहना है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होगा बट सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर होगा एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस पर एस&पी की इस डाउनग्रेडिंग प्रोसेस का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। RITES to pick up 24% in railway station redevelopment entity. The center's 1 trillion plan to redevelop 400 stations across the country is likely to get a boost with railway subsidiary RITES in the final stage of taking 25% stake in Indian Railway Station Development Corporation. तो RITES का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, मैंने आपको शायद पिछली न्यूज़ में डिस्कस भी किया है। तो RITES is now going to take 25% stake in IRSDC, that is Indian Railway Station Development Corporation. According to the sources, the shareholder agreement was signed in May 21 में shareholder agreement sign हो चुका था, लेकिन इन दोनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने तक इस प्रोसेस को रोका रखा गया है जो कि अगस्त में शेड्यूल है। तो अगस्त में इन दोनों ही कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल है जहां पर इन दोनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर से इस अलायंस के लिए अप्रूवल लिया जाएगा। IRSDC इज अ नोडल एजेंसी टू रीडेवलप द स्टेशन, जो कि हमने ऑलरेडी 4 जो स्टेशन डेवलपमेंट की न्यूज़ आई थी आई थिंक फ्राइडे को, उस पर डिस्कस किया था। So now IRDC becomes a joint venture of 2 companies, Rail Land Development Authority, that is also called as RLDA, and IRCON International, IRCON International. So IRSDC is the joint venture of RLDA and IRCON International, जिसमें अब
RITS भी अब 25% का स्टेक खरीदने जा रहा था। अब यहाँ पर 3 कंपनीज हो जाएंगी जिनका IRSDC में स्टेक होगा। और RITS 25% स्टेक कितने अमाउंट में खरीदेगा? अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़ पेड अप कैपिटल RITES देगा in order to buy 24% stake in IRSDC। और एरकॉन का 12 करोड़ है। सो जिससे ओवरऑल पेड अप कैपिटल IRSDC का कितना हो जाएगा? दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 80 करोड़ टू 200 करोड़। IRSDC के पास अब टोटल पेड अप कैपिटल 200 करोड़ का होगा, जिससे कि जो स्टेशन डेवलपमेंट 400 स्टेशन का जो डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जो स्कीम है उसको बूस्ट मिलेगा। कि पहले 80 करोड़ का पेड अप कैपिटल था IRSDC के पास, अब 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, जिससे कि जो प्रोसेस जो स्कीम है 400 स्टेशन को डेवलप करने की, उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकेगा। RITS जब 24% का स्टेक खरीद लेगा या ये प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगी आफ्टर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, देन द एरकॉन शेयर्स इन द firm that is IRSDC will decrease up to 26% और RLDA उसमें अभी भी मेजर शेयर होल्डर रहेगा जिसका 50% स्टेक है। तो आप ये याद रखेंगे IRSDC में 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, RITES, एरकॉन और RLDA, जिसमें RLDA is the major shareholders with 50% stake। और IRSDC का क्या फंक्शन है? बेसिक जो उनका पर्पस है वो रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द 400 इंडियन रेलवे स्टेशन। तो आप याद रख सकते हैं, ये किसी भी एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, पेड अप इक्विटी आप देख सकते हैं। पहले 2 थे, 2 जॉइंट वेंचर थे। कौन से 2 कंपनीज थी? RLDL थी और एरकॉन इंटरनेशनल थे। अब RITS भी 24% का स्टेक खरीद रहा है, तो जिससे कि 3 शेयर होल्डर्स हो जाएंगे अगर ये प्रोसेस अप्रूव हो जाती है। माइंडेड अभी शेयर होल्डर्स से जनरल मीटिंग में इस प्रोसेस को अप्रूव कराया जाएगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। रिलायंस लीवरेज टेक्नोलॉजी टू एक्सपेंड फार्म टू फॉर्क मॉडल। So Reliance Industries, that is RIL, is following into the growing agriculture business through a combination of online technology and leveraging the strength of its new partner, that is Facebook and other investors. So now RIL is going to collaborate with Facebook and Farm Equipment Innovate and its other investor in order to move into farm equipment innovation as a part of its move to expand its farm to fork model। अब RIL हो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आपने ध्यान दिया हो FMCG सब अब रूरल मार्केट की तरफ ध्यान दे रही, क्योंकि अर्बन मार्केट इवन कोविड-19 के पहले भी जो अर्बन मार्केट थी वो सैचुरेशन की स्टेज में आ रही थी, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिख भी रहा था। तो मैक्सिमम कंपनीज नाउ फोकसिंग देयर बिजनेस मॉडल्स टूवर्ड्स रूरल इकोनॉमी और रूरल मार्केट। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज को यूज करके अब फार्म इक्विपमेंट इनोवेशन की तरफ मूव कर रहा है अंडर इस स्ट्रैटेजी फार्म टू फॉर्क मॉडल। हालांकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई ये नई एंट्री रिलायंस की नहीं होगी कि रिलायंस इज द ओनली कंपनी दैट इज वेंचरिंग इनटू दिस मॉडल और दिस बिजनेस। देयर आर अदर कंपनीज दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग इन फार्म इक्विपमेंट बिजनेस, जैसे कि निंजा कार्ट हो गए, एग्रोस्टार हो गया, क्रॉपिन, क्लोवर, देहात, इन्हें भी ये भी सारे वेंचर्स हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज का ही वेंचर है। अगर हम बात करें निंजा कार्ट, तो निंजा कार्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल, तो अब इन्हीं कंपनीज के साथ में रिलायंस इज ऑल्सो गोइंग टू वेंचर इनटू फार्म इक्विपमेंट इनोवेशन सेगमेंट। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज। गवर्नमेंट में एड मोर डिस्ट्रिक्ट अंडर रूरल जॉब स्कीम। द गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू इंक्लूड अदर डिस्ट्रिक्ट अंडर द रूरल जॉब स्कीम। और कौन सी रूरल जॉब स्कीम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ऐसी कौन सी रूरल जॉब गारंटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो अब गवर्नमेंट उस स्कीम में और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करने जा रही है। क्यों? क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन की वजह से रूरल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है जिसके लिए गवर्नमेंट को अब उस जो
रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू लेबर जो अपने अपने गांव गए हैं उनको टैप करने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो द गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कि बेसिकली जून 20 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 125 डेज के लिए 25 एरियाज में माइग्रेंट लेबर को जॉब प्रोवाइड करने की बात करें, जिसमें 3 स्टेट थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। और इन सारे स्टेट्स में ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर 25,000 से ज़्यादा लेबर आए थे, उन सारे डिस्ट्रिक्ट को सेंटर ने इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम में इंक्लूड किया था। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंक्लूजन को बढ़ाने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कवर नहीं हो पाए हैं अदर स्टेट्स में और अदर एरियाज में, जहां पर ये क्लॉज पूरा नहीं होता 25,000 वाला। जिससे क्या होगा, जिससे और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी इस स्कीम के अंडर नहीं आते, वो भी इस स्कीम के अंडर में आएंगे। हालांकि इससे अब गवर्नमेंट एक्सचेकर पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जब बेनिफिशियरी इंक्लूड होंगे तो गवर्नमेंट को एलोकेशन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बट इट्स मैंडेटरी और इट्स अ वेरी फोर्सफुल कंडीशन फॉर गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, क्योंकि कंपनीज का भी ये कहना है कि इस समय रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड जो है वो वहीं रहेगी। तो अगर रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करना है या रूरल इकोनॉमी को डिमांड में कन्वर्ट करना है, तो उनके पास भी पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, जिससे कि वो डिमांड कन्वर्जन हो। और जो हमारा बड़ा सेक्टर है, जो हमारे बेसिकली हमारी कंपनीज एंड इंडस्ट्री है, वो भी रिवाइव कर सकें बिकॉज ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिमांड, जिसपे अभी हमने डिस्कस भी किया कि बहुत सारी कंपनीज अब रूरल इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रही हैं। तो रूरल इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रही हैं, तो रूरल इकोनॉमी में डिमांड होना भी ज़रूरी है। वांट हो सकती है मगर डिमांड तभी होगी जब उनके पास पैसा होगा। इसीलिए गवर्नमेंट अब जॉब क्रिएशन पर, जॉब प्रोवाइड करने पर, फार्मर की इनकम को डबल करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे कि रूरल इकोनॉमी की डिमांड को बूस्टअप किया जा सके और रूरल इकोनॉमी की डिमांड की वजह से जितनी भी इंडस्ट्री है वो भी रिवाइव कर सकें। न्यूज़ ऑफ द डे क्या है आज का? RITES टू पिक 24% इन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट। एंटिटीज न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। RITES रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरकॉन इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर कितना है, ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, लीवरेज। लीवरेज मीन्स किसी के सहारे से किसी को उठाना। लीवर आपने पढ़ा होगा 2 और 3 आई थिंक 4 और 5th क्लास में, तो वही लीवरेज है। लीवरेज किसी भी चीज़ के सहारे से किसी दूसरी चीज़ को उठाना इज कॉल्ड एज लीवरेज। ये फाइनेंशियल टर्म में इसको फाइनेंशियल लीवरेज करके भी यूज़ किया जाता है। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। आज के डिस्कशन में स्टूडेंट्स इतना ही। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।